तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जो लिस्ट एच है ना वो बिल्कुल रिजर्व अकाउंट है। खोपड़े में खोलो, रिजर्व अकाउंट का डेबिट साइड लॉस साइड है। उसमें वो सब आता है जिसकी वजह से प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं या लॉसेस बढ़ जाते हैं। और रिजर्व अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है ना, रिजर्व अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वो आइटम्स कवर करता है जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ते हैं या लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो बस वो अकाउंट की जगह क्या करना है, अपने को स्टेटमेंट बनाना है। तो मेरे को क्या लगता है कि लिस्ट एच का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो रिजर्व अकाउंट का डेबिट साइड है। तो बेटा जैसे डेबिट अपने को करना क्या है पता है, वो 5 साल पहले का प्रॉफिट लॉस को 5 साल के बाद के प्रॉफिट लॉस से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 5 साल में क्या हुआ, 4 रीज़न मैंने बोला, या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, या नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, या कंपनी ने डिविडेंड दिया, या एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस। ढंग से समझो, अगर पहले 3 एडजस्टमेंट डालोगे ना, अगर पहले 3 एडजस्टमेंट डालोगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और डिविडेंड, तो आप 5 साल पहले के बैलेंस शीट प्रॉफिट को 5 साल बाद के बैलेंस शीट प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस और डाल दोगे ना, तो 5 साल के पहले के बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस को तुम 5 साल बाद के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के प्रॉफिट लॉस से रिकनसाइल कर सकते हो। तो डेफिशिएंसी अकाउंट जो है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो डेबिट साइड है। तो जैसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को। तो लॉस होने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह उसको लैंग्वेज को लिखा क्या जाता है, लॉस है। इसका मतलब क्या हुआ, लॉस है इसका मतलब आपका कैपिटल और लाइबिलिटीज एसेट से ज़्यादा है, लॉस। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह क्या आता है, एक्सेस ऑफ कैपिटल लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स एज ऑन 31 मार्च 2017, मतलब 2-3-4 साल पहले जो भी था। फिर सेकंड क्या आता है, डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर फ्रॉम, मेरे एग्जाम्पल में 31 मार्च 2017 टू 31 मार्च 2021। अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया हो तो क्या होगा, डिविडेंड देने से प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, डेबिट साइड में आएगा ना डिविडेंड, पीएल अकाउंट डेबिट। उसके बाद थर्ड क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग, मतलब बिजनेस करने से जो प्रॉफिट लॉस हुआ है, यहाँ लिखा जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम 31 मार्च 2017 टू 31 मार्च 2021। इन 4 सालों में कंपनी ने क्या ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हुआ है। और जिसको समझ में आ रहा है, चौथा क्या लेना है मेरे को, नॉन ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग सॉरी ट्रेडिंग लॉसेज आएंगे, नॉन ट्रेडिंग लॉसेज not adjusted from profit and loss account from 31 March 17 to 31 March 21। ठीक है। और एक आइटम और मेरे को लेना है, वो क्या लेना है, पांचवा। देखो ये तो बैलेंस है, उसके बाद एडजस्टमेंट तो 1 2 3, ये 3 एडजस्टमेंट तो तुमको सिर्फ बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस से बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस को रिकनसाइल कराएंगे। और अगर आपको उसको स्टेटमेंट ऑफ फेयर के प्रॉफिट लॉस से लेना है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय आपको और कौन कौन से लॉसेज हुए वो आपको लेना है। तो जिसको समझ में आ रहा हो ना, तो ये मेरा रिजर्व अकाउंट का क्या हो गया, डेबिट साइड हो गया। तो मैंने क्या बोला, ये 4-5 साल पहले लॉस था, फिर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो ये लॉसेस बढ़ गए, फिर कंपनी को ट्रेडिंग लॉस हुआ तो बढ़ गए, नॉन ट्रेडिंग लॉस हुआ तो बढ़ गए, और कंपनी को अपने रियलाइजेशन में इतने यही एस्टिमेटेड लॉसेस हैं, इसका अपने को टोटल करना है। तो ये तो लिस्ट एच का फर्स्ट पार्ट है।
और लिस्ट एच का जो सेकंड पार्ट है ना वो मेरे को कैसे दिखता है पता है, रिजर्व अकाउंट का क्रेडिट साइड। खोपड़े में खोलो, रिजर्व अकाउंट का क्रेडिट साइड, जैसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ, एसेट्स ज़्यादा है। खोपड़े में बैलेंस शीट खोलो, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है इसका मतलब एसेट्स ज़्यादा है कैपिटल लायबिलिटीज से। तो यहाँ पे जो पहला आइटम आता है ना, जब बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखने के बजाय मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, यहाँ लिखा जाता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 17। तो या तो तुमको क्या होगा, लॉस होगा 4-5 साल पहले, या प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे तुमने इधर डिविडेंड डिक्लेयर लिखा तो इधर तो डिविडेंड पेड आएगा नहीं। फिर तुमने लिखा ट्रेडिंग लॉसेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 31 मार्च 17 टू 31 मार्च 21, ये 4 सालों में जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हुए। फिर तुमने इधर लिखा है नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम 31 मार्च 17 टू 31 मार्च 18। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स, या उसको क्या बोलते हैं, अदर प्रॉफिट्स। मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय कोई एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है या लायबिलिटीज कम हो रहा है तो वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखते हैं। तो ये सब आ जाएगा। और अगर आप फर्स्ट में से ये सारे माइनस करोगे ना, तो ये जो तुमको मिलेगा, ये क्या मिलेगा पता है, डेफिशिएंसी या सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो मुझे ढंग से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो ढंग से सुन रहे हैं समझ रहे हैं, वहाँ क्या लिखते थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लास्ट में क्या लिखते थे पता है, डेफिशिएंसी और सरप्लस एज पर लिस्ट एच। वहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नीचे नीचे क्या लिखते थे, डेफिशिएंसी और सरप्लस एज पर लिस्ट एच। एज पर लिस्ट एच मतलब लिस्ट एच में देखो, और लिस्ट एच में यहाँ पे आके क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेफिशिएंसी और सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मतलब ये उतना ही है जितना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। तो मुझे पता है क्या है, लिस्ट एच जो है ना वो बेसिकली बिल्कुल रिजर्व अकाउंट जैसा लगता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट वो रिजर्व अकाउंट का डेबिट साइड है, और सेकंड पार्ट रिजर्व अकाउंट का क्या है, क्रेडिट साइड है। कुछ नहीं करना है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपको 4 साल 5 साल पहले का, 3 4 5 साल पहले का कोई प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के प्रॉफिट लॉस से क्या करना है, रिकनसाइल करना है। तो 4-5 सालों में क्या हुआ, या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हुआ, या नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हुआ, या कंपनी ने डिविडेंड दिया, और या एस्टिमेटेड कंपनी को प्रॉफिट या लॉस है अपने लिक्विडेशन प्रोसेस में। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या लायबिलिटीज कम होगा, और एस्टिमेटेड लॉस कब होगा, जब एसेट्स का वैल्यू कम होगा या लायबिलिटीज का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये ऊपर थोड़ा सा सूना लग रहा है तो इनको हेडर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है पता है, यहाँ पे लिखते हैं आइटम्स contributing to, items contributing to deficiency or reducing surplus। देखो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। क्या हेडर लिखते हैं, अब देखो इसके ऊपर लिखा जाता है डेबिट साइड में कौन से आइटम आते हैं, या तो लॉस बढ़ाते हैं या प्रॉफिट को कम करते हैं, यही हुआ ना। तो उसको यहाँ पे लिखा जाता है, पार्ट 1 का हेडर आता है आइटम्स contributing to deficiency or reducing surplus।
ये हेडर है। तो यहाँ क्या लिखा, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, मतलब ये वो आइटम है जो अगर पहले लॉस है तो उसको और बढ़ाएंगे, या सरप्लस है तो उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। और जिसको समझ में आ गया तो यहाँ पे हेडर क्या आएगा पता है, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस और रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिशिएंसी मतलब लॉस। ये वो आइटम्स हैं, ये वो आइटम्स हैं, ये जो कि अगर प्रॉफिट है तो उसको बढ़ा रहे हैं, या पहले लॉस था तो उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं यूं बोलूं तो जैसे ये तो बैलेंस हो गया, तो अगर लॉस है तो जैसे डेबिट साइड में लिखते हो वैसे लॉस मतलब ही क्या हुआ, एसेट्स कम है। लॉस लॉस बैलेंस शीट में, खोपड़े में खोलो बैलेंस शीट, लॉस लॉस मतलब क्या हुआ, कैपिटल और लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट से, यही हुआ ना लॉस आपका। बस हो गया ख़त्म, बहुत इजी है। और हम लोग यहाँ सिर्फ रिकनसाइल कर रहे हैं, बहुत लॉजिकल है। तो सोचो खोपड़े में जैसे रिजर्व अकाउंट बनाते हो ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो ये लेस एच भी बेसिकली रिजर्व अकाउंट ही है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो एक से ज़्यादा सालों के लिए। तो जैसे तुम लोग लिखते हो ना रिजर्व अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है लॉस के साथ, 5 साल पहले लॉस था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लॉस लॉस होने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी की कैपिटल और लायबिलिटीज ज़्यादा है एसेट से, तो उसको हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह क्या लिख दिया, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज और एसेट। वेरी गुड। और फिर उसके अंदर क्या आ रहा है, कंपनी को उन 4-5 सालों में क्या हुआ, कोई ट्रेडिंग लॉस, कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया, या कंपनी को कोई ट्रेडिंग लॉस हुआ, या कंपनी को कोई नॉन ट्रेडिंग लॉस हुआ, या लिक्विडेशन प्रोसेस में एस्टिमेटेड लॉस है, वो सब इधर आएंगे। और इसके ऑपोजिट में जो तुम्हारा रिजर्व अकाउंट का, सोचो सोचो सोचो, जो रिजर्व अकाउंट का क्रेडिट साइड होता है, जैसे लिखते हैं ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट के लिए यहाँ पे जो वर्डिंग्स आती है वो प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ, एसेट्स ज़्यादा है, तो यहाँ लैंग्वेज यूज होता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल लायबिलिटीज एज ऑन पर्टिकुलर डेट। फिर उसके अंदर इधर डिविडेंड आ रहा था, वो तो आएगा नहीं, ट्रेडिंग प्रॉफिट, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट, बस। तो आप इसको रिकनसाइल कर सकते हो। और सबसे अच्छा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो आंसर अपने पास ऑलरेडी होता है, सिर्फ अपने को रिकनसाइल करना पड़ता है। समझ में आया? तो ये फॉर्मेट बेसिकली जो है वो किसका है, लिस्ट एच का फॉर्मेट है। ये एक के नीचे एक बनता है, तो पहले फर्स्ट पार्ट बनता है, उसके नीचे सेकंड पार्ट। ये ऐसे नहीं बनता है, पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट, मतलब ये फॉर्मेट ऐसे बनता है। ये ऐसे बनता है फॉर्मेट, पहले फर्स्ट पार्ट आता है फिर सेकंड पार्ट आता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो डेबिट साइड पार्ट है, और सेकंड पार्ट जो है क्रेडिट साइड पार्ट है। अरे आया क्या? अब फाइनली देखो, आया तो ठीक, नहीं तो ध्यान रखना ये फॉर्मेट होता है। अब इसमें क्या है, मेरी बात समझो कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगर कंपनी का लिक्विडेशन कब हो रहा है, 31 मार्च 21 को हो रहा है, और तुमको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 31 मार्च 15, तो कितने साल हो गए, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो ये 31 मार्च 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर आप तीन चीज़ें एडजस्ट करोगे, कौन कौन सी तीन चीज़ें, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी या डिविडेंड पेड बाय कंपनी, पहला, दूसरा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, और तीसरा नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, अगर ये तीन चीज़ें एडजस्ट करोगे ना, तो आप इस डेट के प्रॉफिट लॉस को इस डेट के प्रॉफिट लॉस से रिकनसाइल कर सकते हो। और अगर आपने चौथी चीज़ और एडजस्ट कर दी, एस्टीमेटेड प्रॉफिट लॉस, एस्टीमेटेड मतलब लिक्विडेशन में जो एस्टीमेटेड प्रॉफिट लॉस है उसको तुमने और एडजस्ट कर दिया ना, तो तुम इस बैलेंस को क्या कर सकते हो बताएं, तुम्हारा जो लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना,
उसके बैलेंस से तुम क्या कर सकते हो, रिकनसाइल कर सकते हो। तो मेरी बात को ढंग से समझना कि अगर आपने डिविडेंड, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस जो इस पीरियड में हुए उनको एडजस्ट करोगे तो तुम्हारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ना, ये वाला, ये लिक्विडेशन डेट की बैलेंस शीट से आप क्या कर सकते हो, रिकनसाइल कर सकते हो। और अगर आपने 3 के साथ में चौथा और दिया तो तुम इसको क्या कर सकते हो, इससे एडजस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वो रीज़न है जिसकी वजह से बैलेंस शीट, लिक्विडेशन डेट की बैलेंस शीट का प्रॉफिट लॉस जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो टोटल मिला के कुछ नहीं करना है, 4 चीज़ें एडजस्ट करनी है। 3 चीज़ें एडजस्ट करोगे तो 4-5 साल पहले का प्रॉफिट लॉस लिक्विडेशन डेट की बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस से रिकनसाइल हो जाएगा। और चौथी चीज़ एडजस्ट करोगे तो वो 4-5 साल पहले का जो प्रॉफिट है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के प्रॉफिट लॉस से क्या होगा, रिकनसाइल हो जाएगा। समझ में आया? और ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, फॉर्मेट है लिस्ट एच का। तो ये नोट से आप देख सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नहीं, बहुत इजी रिजर्व अकाउंट बनाना है। और ये क्यों बनाना है? क्योंकि लिक्विड जो शेयर होल्डर्स हैं ना, वो हमको पूछते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ हमारी कंपनी में कि इतना प्रॉफिट था जो लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो एक एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी और लिस्ट एच भी है। तो रिक्वेस्ट वही करूँगा फिर कि पहले देखो कैसे कर रहा हूँ, फिर उसके बाद खुद से करना। देखो मैनुअली जब आप सामने रहते हो ना तो आपको डर होता है कि सर अभी होमवर्क नहीं करेंगे तो डांटेंगे। तो बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है ढंग से पढ़ना। पता है एक बात बताता हूँ, देखो जब मैं मेरा सीए कंप्लीट कर रहा था ना, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। तुमको ही पता है कि मेरा 8th में 3rd डिवीज़न है, वो आपको ही पता है। और मेरे 10th में 2nd डिवीज़न था, 12th में 1st डिवीज़न आया मेरा पहली बार। तो जब पता है मैं भी सीए की स्टडी कर रहा था ना, तो बहुत सी बार ऐसा होता ना, फ्रस्ट्रेशन होता था यार क्या है इतना पढ़ना पड़ता है। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आता था ना इतना पढ़ना पड़ता है यार छोड़ो, तो मैं एक बार के लिए उठ जाता था कि यार छोड़ो यार कल कर लेंगे। पर बिलीव मी, कसम से मेरे को हमेशा पता है सीए बनने के बाद की लाइफ का एन्जॉयमेंट देखना था कि मैं सीए बनने के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, मुझे वो देखना था, वो मेरा टारगेट था। तो मैं फटाफट से वापस बैठ जाता था कि यार पढ़ूंगा ना तो ही वो पल मैं देख पाऊंगा, तो ही मेरे को मोमेंट दिखेगा कि सीए बनने के बाद क्या होता है। और वो रीज़न है कि आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो पता है कभी भी दिमाग में ऐसा आता था वाह यार कल पढ़ लेंगे, तो सेकंड टाइम पे ये थॉट वापस आता है कल भी खुद को ही तो पढ़ना है यार। बेटा इसलिए बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट है तुम लोगों के लिए। तो अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो अगले अटेम्प्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक पास होगे नहीं। तो बेटर है यार एक ही बार में पढ़ पुढ़ा के नक्की कर लो। तो हर चीज़ को करने का एक सिस्टम होता है, उसको सिस्टमेटिक किया जाए तो बहुत ईजी है। इसीलिए बोल रहा हूँ जब भी दिमाग में आए छोड़ो यार एग्ज़ाम बढ़ जाएंगे बाद में पढ़ लेंगे, पर बेटा दिमाग में लेके आओ, पढ़ना तो अपने को ही है। तो सीए बनने के बाद की लाइफ देखनी हो ना, तो उसको जस्ट विजुलाइज करके ही हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार वो अचीव करना है, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पीछे 3-4 दिन पीछे चलते रहते लेक्चर में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार बेटा डे टू डे कंप्लीट करो। बहुत बहुत कम क्लासेस हो रही है अभी जिसमें तो पढ़ने का तरीका रिकॉर्डिंग सिस्टम में वही है। आप पहले देखो मैंने कैसे क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद में खुद से अटेम्प्ट करके देखो कि क्या गलत हुआ। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और उसके साथ में क्या करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो वही आएगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज और उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड जो भी है। एक्स वाज ऑर्डर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना। ये आ गया मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और लिस्ट एच आपको समझ में आ गया। तो इसमें लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड वाज ऑर्डर टू बी वाउंड अप, एक्स लिमिटेड वाज ऑर्डर टू बी वाउंड अप ऑन 31st March 17, दिस इज लिक्विडेशन डेट। ऑन विच डेट इट समराइज बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। ये आपको क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। तो इसमें क्या क्या है देखो, इस बैलेंस शीट के अंदर अगर अपन बात करें तो गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट दिख रहा है, एसेट साइड देखो, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो
ये लिक्विडेशन डेट तक का कंपनी को लॉस है, ये इस ईयर का नहीं है, ये इस डेट तक का है, मतलब 31 मार्च 17 तक, मतलब कंपनी जब से चालू हुई तब से लेके जब कंपनी जब से चालू हुई तब से लेके आज तक का जो टोटल लॉस है वो 138,500 है, बैलेंस एज ऑन है वो। तो ये बता रहा है कि लिक्विडेशन डेट पे कंपनी को लॉस कितना था, 138,500 था। उसके अलावा तुम्हारी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, उस पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, लिखा हुआ है सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स, ठीक है। तो जिस कैटेगरी में लाइबिलिटीज आएगी उसी कैटेगरी में उसका इंटरेस्ट आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक, मतलब जो स्टॉक है ना तुम्हारा ये लिस्ट बी में आएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिस्ट बी में आएगा। ट्रेड पेबल 36,000 है, ढंग से देखना है ना क्वेश्चंस को। द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज गुडविल 1000। अब मुझे बताओ अगर गुडविल से 1000 रियलाइज होगा, ये 1000 मैंने यहाँ लिख दी रियलाइजेबल वैल्यू, इसका मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस की बात करें, बुक में गुडविल 1 लाख है, रेपुटेशन है 1 लाख और कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि साहब गुडविल का रियलाइजेबल वैल्यू 1000 है। इस जिसको समझ में आ रहा है वो समझो, इसका मतलब गुडविल को रियलाइज करने पे 99,000 का क्या है, लॉस है। मतलब अगर कंपनी लिक्विडेट होगी तो गुडविल के रियलाइजेशन पे 99,000 का लॉस है, वो लिस्ट एच में काम आएगा एस्टिमेटेड लॉस में। बिल्डिंग का रियलाइजेशन वैल्यू 3 लाख है, तो अगर मैं बिल्डिंग का रियलाइजेशन वैल्यू 3 लाख लिखूँ तो इसका मतलब इस पे 50,000 का एस्टिमेटेड लॉस है। प्लांट का 525 है, इसका मतलब प्लांट के रियलाइजेशन पे 25,000 का क्या है, लॉस है। फिक्सचर्स 10,000, फिक्सचर्स की रियलाइजेशन वैल्यू 10 है, इसका मतलब फिक्सचर्स को रियलाइज करने पे 13,000 का एस्टिमेटेड लॉस है, ठीक है। स्टॉक 31, तो स्टॉक की रियलाइजेशन वैल्यू 31 है, इसका मतलब इसको रियलाइज करने पे 7,000 का क्या है, लॉस है। डेटर्स 20,000, अब डेटर्स देखो कितने तुम्हारे 20,000, इसका मतलब डेटर्स के रियलाइजेशन पे आपको 5,000 का क्या है, लॉस है। ये डेटर्स के रियलाइजेशन पे लॉस है, कैश में कोई लॉस नहीं होता है। तो मैंने क्या बता दिया पता है, ये एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू है, ये तो काम आएगा मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, और ये उनके एस्टिमेशन पे लॉस है, ये मेरे को लिस्ट एच में लेना पड़ेगा। पता है मैंने बोला ना लिस्ट एच में 4 चीज़ें आती है, पहला डिविडेंड पेड, दूसरा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, तीसरा नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और चौथा एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस। फर्स्ट 3 आइटम्स को लोगे ना तो बैलेंस तो 4-5 साल पहले का प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस से मैच हो जाएगा, और चौथा आइटम एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस और लोगे तो फिर वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से मैच करेगा। क्रेडिटर्स इंक्लूड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस बताऊं, पता है ये पैराग्राफ सिर्फ एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ये पैराग्राफ सिर्फ एक बार एग्जाम में आया हुआ है, सिर्फ ये पैराग्राफ ही। तो ये क्या बोल रहे हैं समझो, क्रेडिटर्स इंक्लूडेड मतलब ये सब इस 36,000 के अंदर एडेड है। तो ये 36,000 के जो तुम्हारे ट्रेड पेबल्स है ना उसकी डिटेल है, 36,000 के अंदर क्या क्या है वो है। क्रेडिटर्स इंक्लूड्स 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस ऑफ 15 men at the rate of 100 पर मंथ फॉर 4 months इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब पहली चीज क्या है, 36,000 के अंदर 6,000 रुपये का क्या है, 36,000 के अंदर 6,000 का वेजेस है, तो 4 महीने का पर वर्कर कितना है, 100 रुपये 4 महीने का, तो 4 महीने का तो वैलिडी है ना, तो पर पर्सन 400 है, 15% है, इसलिए कितना हो गया 6,000। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर 6,000 रुपये का क्या है, वेजेस है जो प्रेफरेंशियल है। फिर दूसरा 9,000 बीइंग सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉइज एट 300 पर मंथ फॉर द प्रीवियस 6 month। पहले 6 महीने की सैलरी बाकी है, पर बेटा 6 महीने की सैलरी तो प्रेफरेंशियल होती नहीं, 4 month सैलरी, तो मंथली 300 है, 4 महीने की मतलब 1200 पर पर्सन प्रेफरेंशियल हो सकती है, और एम्प्लॉय कितने 5, तो 1200 पर पर्सन इंटू 5 के हिसाब से इसके अंदर 6,000 रुपीज़ का सैलरी
भी क्या है, प्रेफरेंशियल है। तो 9,000 की सैलरी में से 6,000 की प्रेफरेंशियल है, बाकी 3,000 अनसिक्योर्ड है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रेंट ऑफ गोडाउन फॉर द लास्ट 6 मंथ। तो मैं अगर कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लिस्ट आउट करे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या क्या आता है, पहला वेजेस, सेकंड गवर्नमेंट ड्यूज, थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फिर कंपनसेशन, फिर अर्न लिव सैलरी। तो रेंट वेंट प्रेफरेंशियल नहीं है, तो ये प्रेफरेंशियल नहीं है, ये अनसिक्योर्ड है। इनकम टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 1,000, तो इसमें से 1,000 का इनकम टैक्स है जो गवर्नमेंट ड्यूज है, प्रेफरेंशियल है। और डायरेक्टर फीस 500, तो डायरेक्टर फीस तो प्रेफरेंशियल में आता ही नहीं है। मतलब 36,000 के अंदर से मैं बात करूँ ना, तो 13,000 प्रेफरेंशियल है। 36 में से 13 प्रेफरेंशियल है, तो 36 में से 13 हटा दूँ, 36,000 में से अगर मैं 13,000 हटा दूँ तो 23,000 अनसिक्योर्ड है। उसके अंदर सब आ गए, वो 3,000 की सैलरी भी आ गया, रेंट भी आ गया, डायरेक्टर फीस, सब कुछ जो है वो 23,000 के अंदर है। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है क्रेडिटर्स इंक्लूड, तो मैंने इसमें से प्रेफरेंशियल हटा दिए, बाकी जो बचे वो सब इसके अंदर एडेड है। उसके बाद देखो 36 में से 13 प्रेफरेंशियल है, समझ गए। 3 years ago, 3 साल पहले, द डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अब ये बोल रहे देखो 3 साल पहले डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट 77,925, पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, मतलब लॉस था, मतलब 3 साल पहले भी कंपनी को लॉस था। और 3 साल बाद भी कंपनी को क्या लॉस ही है, ये देखो कितना लॉस है, 3 years के बाद भी कंपनी को क्या है, लॉस ही है, 138,500। तो अगर मैं बोलूँ ना, तो 3 साल पहले क्या हुआ बताओ, 3 years पहले, 3 साल पहले मतलब ये हो गया कि 31 मार्च 14, और 3 साल बाद 31 मार्च 17, 15, 16, 17, तो ये डेट होगी 31 मार्च 15, ये हो गया 31 मार्च 16, और ये 31 मार्च 17। मतलब लॉजिक लवर्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो 31 मार्च 17 को लॉस था, कितना लॉस था पता है, क्वेश्चन ही बोल रहा है, 77,925 का लॉस था। और ये बैलेंस शीट बता रही कि इस डेट पे लॉस कितना है, 138,500 है। तो मैंने आपको बोला ना, 3 चीज़ें, कितने साल हो गए, 3 years, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 सालों में अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया, कंपनी को ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हुआ, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हुआ, ये 3 चीज़ें एडजस्ट करोगे ना, तो तुम्हारा 77,925 रिकनसाइल हो जाएगा 138,500 से। और फिर चौथा एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस और एडजस्ट करोगे तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से रिकनसाइल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 3 years ago the debit balance in profit loss account 77,925, since that date the account of the company has been the following figure। तो जीपी दिया हुआ है 65,000 है, और ये वेजेस एंड सैलरी, ये सब देखोगे ना तो ये सब क्या है, एक्सपेंस है। वेट, तो 3 साल में क्या बोला, पहले साल 14-15 में जीपी 65,000 है, और उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस 80,990, इसका मतलब 65,000 का जीपी है, 65,000 का जीपी, और उसके अगेंस्ट में 80,990 के एक्सपेंस है। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ, 15,990 का लॉस है। तो मैं लिख सकता हूँ कि कंपनी को इस साल में, बहुत इजी है, ट्रेडिंग लॉस हुआ 15,990 का क्या हुआ, लॉस हुआ। सेकेंड ईयर में देखो जीपी 65 है, उसके अगेंस्ट में जीपी में से सारे एक्सपेंस माइनस करें तो 66,245 के क्या एक्सपेंस है, तो 45,000 माइनस 66,245, तो ये कुछ 21,245 का लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी को क्या हुआ, ट्रेडिंग लॉस हुआ, 21,245 का ट्रेडिंग लॉस हुआ। और थर्ड ईयर में 40,000 के जीपी में से 63,340 का लॉस माइनस करो, 40,000 का जीपी माइनस 63340,
तो यहाँ पे कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ 23340 का। तो थर्ड ईयर में कंपनी को क्या हुआ, ट्रेडिंग लॉस हुआ 23340 को। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इन एडिशन इट इज एस्टिमेटेड दैट कंपनी वुड हैव टू पे, इन एडिशन समझते हो, इन एडिशन मतलब ऊपर जो भी दिया हुआ है, इट इज एस्टिमेटेड दैट कंपनी वुड हैव टू पे 5000 एज कंपनसेशन टू एन एम्प्लॉय, और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, सी में आएगा। तो ऊपर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने थे, 13, और 5000 का कंपनसेशन और अलग से देना है। चलो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। 3 रीज़न होते हैं ना, या तो डिविडेंड दिया तो 3 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया, ट्रेडिंग लॉस हुए, प्रॉफिट नहीं हुए, और नॉन ट्रेडिंग जैसा कुछ नहीं हुआ। तो जिसको समझ में आ रहा हो ये लॉस था। अब यहाँ पे कंपनी को क्या था, लॉस था, फिर फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ, सेकेंड ईयर में लॉस हुआ, थर्ड ईयर में लॉस हुआ, तो ये फाइनल लॉस में चेंज हो गया। तो 77925 का लॉस था, प्लस 15990 का लॉस हुआ, फिर 21245 का लॉस हुआ, और फिर 23340 का लॉस हुआ। 77925 का लॉस था, ठीक है। फिर अगले साल 15990 का लॉस हुआ, तो टोटल लॉस 93,000 समथिंग हो गया। फिर 21245 का लॉस हुआ, तो टोटल 1,15,000 समथिंग हो गया। फिर 23340 का लॉस हुआ, तो ये लॉस हो गया 138,500। तो 3 रीज़न में से देखो, डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में से तीनों साल लॉस हुआ, नॉन ट्रेडिंग कुछ यहाँ है नहीं जो प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट नहीं हुआ हो, बस हो गया, तो ये रिकनसाइल हो गया। और अगर कोई समझदार होना तो इसमें अगर तुम एस्टिमेटेड लॉसेस और एडजस्ट करो तो तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का डेफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को इसमें क्या करना है, पहले तो बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और फिर बनाना है लिस्ट एच। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं ना इसमें चेंज करता जाऊंगा और बना दूंगा, तो लिखने में टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा अपना। चलो बच्चों, तो सबसे पहले लिस्ट ए यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो स्टॉक के अगेंस्ट में, तो स्टॉक को छोड़ के सब कुछ क्या है, नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। तो लिखने का ऑर्डर बेटर है, सबसे पहले क्या लिखोगे, कैश, कैश 500, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारे डेटर्स, बुक वैल्यू नहीं लेना है ना, एस्टिमेटेड वैल्यू लेना, 20,000 का डेटर्स का रियलाइजेशन वैल्यू है। स्टॉक का रियलाइजेशन वैल्यू 31,000, नहीं ये स्टॉक तो बी में जाएगा। स्टॉक के ऊपर है फिक्सचर्स, तो फिक्सचर्स का रियलाइजेशन वैल्यू 10,000 है। फिक्सचर्स के पहले प्लांट, प्लांट का 525, प्लांट के बाद में बिल्डिंग, बिल्डिंग का रियलाइजेशन वैल्यू 3 लाख। गुडविल, कोई कॉल्स एंड एरर वगैरह हो तो ध्यान रखना है ना। गुडविल हो गया 1000 एस्टिमेटेड वैल्यू, बिल्डिंग 3 लाख हो गया, प्लांट 525 हो गया, फिक्सर्स 10,000 हो गया,
ठीक है। और स्टॉक तो बी में आएगा, डेटर हो गया और ये हो गया। तो अगर मैं इसका एस्टिमेटेड वैल्यू लूँ तो 500 प्लस 30 प्लस 525 प्लस 3 लाख, 856,500। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, 856,500। लिस्ट बी में क्या आने वाला है बताओ। स्टॉक, और स्टॉक के अगेंस्ट में क्या सिक्योर्ड है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो नेम में आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक का रियलाइजेबल वैल्यू 31,000 है, और अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा 25। तो 31 में से 25 पेमेंट करने के बाद 6,000 का सरप्लस बच जाएगा। ये बाहर लिखोगे तो एस्टिमेटेड सरप्लस एज पर लिस्ट बी आ जाएगा कितना, 6,000। और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 6,000 करते ही 8,62,500। ठीक है। फिर समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड कितना है, 31। और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स लिस्ट ए में जो है 856,500। तो ये हो गया तुम्हारा 31,000 प्लस 856,500। तो ग्रॉस एसेट्स विदाउट एनी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज आ रहा है 887,500। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या था बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लिस्ट बी में देख लो, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 25,000 थे, है ना। और बाहर तो नील ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी पेड है। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपका हेडर हो गया। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में देखो क्या क्या था, वेजेस था, सैलरी था, इनकम टैक्स था। वेजेस 6,000 का, सैलरी 6,000, इनकम टैक्स 1,000। 6, 6, 12 और 1, 13 तो ये था जो क्रेडिटर में थे। और इसके अलावा नीचे लिखा हुआ था वर्कमैन कंपनसेशन का 5,000 और था, क्वेश्चन में नीचे नीचे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन 5,000, ये क्रेडिटर्स के अलावा था। तो 12, 13, 18,000। तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हो गए तुम्हारे, 18,000। और अब जो बचेगा, तो आपके पास अवेलेबल कितना था, 862,500 अवेलेबल था। उसमें से 18,000 और माइनस कर दो, तो ये कुछ 844,500 आ गया। ये किस किस के लिए अवेलेबल है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कितना बचा हुआ है, 8,44,500। उसके बाद अपन लिखते हैं क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज है क्या, देखो कोई डिबेंचर्स वगैरह है। देखो 160 के डिबेंचर और 4,000 का इंटरेस्ट है, तो क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज 164 है। तो क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज के अंदर एज पर लिस्ट डी में दो चीज़ें आ जाएगी। तो एक तो डिबेंचर आएंगे और एक उनका इंटरेस्ट आएगा। कितना था डिबेंचर, 160। तो इसके अंदर दो चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो ये 1,64,000 हो गया, और ये यहाँ पे भी 164 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज़ करोगे, ये माइनस करने के बाद 164 माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 164 माइनस करने के बाद 844,500 में से 1,64,000 माइनस करना है। तो यहाँ पे बचेगा 680,500। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ लिखना पड़ेगा एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स,
तो यहाँ क्या लैंग्वेज के लिए बोल रहा था मैं, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ गया। यहाँ क्या लिखोगे, एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड्स टू डिबेंचर होल्डर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या बचेगा बताओ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या है, ये 164 फ्लोटिंग चार्ज में चला गया है ना, 25 तुम्हारा सिक्योर्ड में चला गया, 36 में से 13 थे, 18 नहीं 13 ही थे, तो 36,000 के अंदर 13,000 प्रेफरेंशियल थे, वो 5 तो अलग ही थे, वो ये प्रेफरेंशियल माइनस किया था, तो 36 में से 13 माइनस करोगे तो 23,000 आपके जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए। गलती से 36 माइनस 18 मत कर देना, जितना एडेड है उतना ही माइनस करना पड़ेगा ना। क्या बच रहा है बताओ, 680,500 में से 23,000 माइनस कर दो, 657,500 और इधर का भी टोटल लगा ही लो, ये अनसिक्योर्ड इधर भी आ जाएगा 23। तो ग्रॉस लाइबिलिटीज का टोटल कर रहा हूँ मैं, 25 प्लस 18 प्लस 164 डिबेंचर्स प्लस 23,000 230 और 230 माइनस कर लो 887500 में से, तो ये 657,500 मैच कर रहा है। तो आपकी ग्रॉस एसेट्स कितनी है, $887,500 में से माइनस कर दो 23,000, ठीक है ये हो गया। अब उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो यहाँ है नहीं शायद, और इक्विटी शेयर कैपिटल देख लो कितनी है, 10 lakhs। कितना बचा, 657,500 माइनस 10 लाख, 342,500। इसका मतलब अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो लॉस 342,500 होगा। अब जिसको समझ में आ रहा है देखो, बैलेंस शीट में तो लॉस कितना है, 138,500 है, बैलेंस शीट में लॉस 138,500 है, मतलब लिक्विडेशन डेट तक लॉस 138,500 और कंपनी लिक्विडेट हो गई तो एस्टिमेटेड है कि ये लॉस 342,500 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना क्या चीज़, क्या था ये, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शो कर रहा है कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो कंपनी को 342,500 का क्या होगा, लॉस होगा। तो एक बार आप ऐसे देख लो, यहाँ पे ये लिस्ट ए बी हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा लिस्ट सी यहाँ तक आ गया, फिर ये डी ई और ये तुम्हारा शेयर होल्डर ये आ गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, क्या बनाना है मेरे को, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं या थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा ताकि, तो मैंने इसको यहाँ कर लिया। चलो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट एच बनाना है। तो लिस्ट एच या डेफिशिएंसी अकाउंट बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट याद होगा तो वैल्यू पुट करनी, लॉजिक मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर और ये एस्टिमेटेड वैल्यू, सॉरी पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सोचो जैसा बोलूँ मैं, जो तुम्हारा देखना पहले कैसे सॉल्व हो रहा है। तो जो लिस्ट एच का फर्स्ट पार्ट है ना, वो रिजर्व अकाउंट का डेबिट साइड है, मतलब जिसमें लॉसेस आते हैं। तो यहाँ पे हेडर क्या लिखा जाता है ऊपर,
आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी और रिड्यूसिंग सरप्लस। आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी मतलब जो डेफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, लॉस बढ़ा रहे हैं या प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखते हैं ना रिजर्व्स एंड सरप्लस में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लॉस। लॉस मतलब क्या हुआ, एसेट्स कम है। तो यहाँ लैंग्वेज यूज होता है एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड liabilities over assets as on 3 साल पहले का दिया हुआ है, तो as on 31st March 14 कितना था वो 77925। तो 3 साल पहले के लॉस को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लॉस से क्या करना है, रिकनसाइल करना है। उसके बाद 4 रीज़न होते हैं। पहला डिविडेंड कंपनी ने दिया हो तो, दूसरा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, तीसरा नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और चौथा एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस। समझो डिविडेंड, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस। अब क्योंकि ये लॉस साइड है तो इसमें 4 चीज़ें कौन सी है, डिविडेंड दिया हो, ट्रेडिंग लॉस, नॉन ट्रेडिंग लॉस और एस्टिमेटेड लॉस यहाँ पे आएंगे। तो कंपनी ने डिविडेंड तो दिया नहीं, तो आप चाहो तो लिख के निल कर सकते हो। डिविडेंड डिक्लेयर बाय कंपनी from 31st March 14 to 31st March 17 nil। डिविडेंड के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड फ्रॉम 31st March, डिविडेंड के बाद हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग लॉस फ्रॉम 31st March 14 to 31st March 17। अब देखो 3 सालों में अगर हम लोग बात करें तो 2014, 15, 15, 16 और 16, 17 ये 3 साल हैं। उसमें मैंने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट ईयर में कंपनी को लॉस हुआ था 15990, सेकेंड ईयर में हुआ 21245 और यहाँ हुआ 23340 का। तो टोटल इन 3 सालों में लॉस हुआ 15990 प्लस 21245 प्लस 23340, तो 60575 का लॉस हुआ। जिसकी अक्कल काम कर रही हो ना तो सोचो 77925 प्लस 60575 ये आ रहा है। ये दोनों अमाउंट अगर मैं ऐड कर दूं ना तो 1,38,500 है और ये 1,38,500 लिक्विडेशन डेट की डेफिशिएंसी है। मतलब 1,38,500 इसके अंदर है, वापस से 1,38,500 लिखना, 138,500 लिखने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। चलो और बताओ चौथा क्या होता है। पॉइंट नंबर 4 है, रीज़न तो 3rd है क्योंकि ये तो पहला पॉइंट तो बेस है। डिविडेंड हो गया, ट्रेडिंग लॉस हो गए, नॉन ट्रेडिंग लॉस, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस फ्रॉम 31st March 14 to 31st March 17 nil। कुछ भी नहीं दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन में कि कोई पेनल्टी या स्पेकुलेशन लॉस, कोई अदर लॉस हुए हों। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ, नाउ अभी रिटर्न ऑफ हुए एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो कहाँ कहाँ लॉस हुआ, लॉस कब होता है पता है, जब एसेट्स की वैल्यू कम रियलाइज होती है, लाइबिलिटीज ज़्यादा पेमेंट करते हैं। तो मैंने ऊपर वैसे लिख रखा है, देखो गुडविल में 99,000 का लॉस है एस्टिमेटेड, बिल्डिंग में एस्टिमेटेड लॉस है 50,000 का,
बिल्डिंग के बाद में प्लांट में 25,000 है। प्लांट के बाद फिक्सचर्स में भी लॉस है 13,000। फिक्सचर्स के बाद स्टॉक में लॉस है 7,000 और स्टॉक के बाद में डेटर्स में 5,000 का लॉस है। तो ये तो सब क्या है पता है, एसेट्स का वैल्यू कम रियलाइज हो रहा है इसलिए लॉस है। लाइबिलिटीज में देखो 164 का पेमेंट होगा ही होगा, हम बोल रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का ही पेमेंट किया, ये भी पेमेंट हुआ। नीचे पता था यहाँ पे एक लाइबिलिटीज ऐसी है जो अनरिकॉर्डेड है, मतलब इसकी बुक में वैल्यू 0 है पर हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक कंटीजेंट लाइबिलिटीज है। तो कंटीजेंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो आपका लॉस एस्टिमेटेड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कमैन कंपनसेशन का 5,000 का लॉस है। तो टोटल एस्टिमेटेड लॉस कितने, 99,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 13,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000। तो मेरे हिसाब से 2,04,000 के लॉस एस्टिमेटेड है। तो अगर देखा जाए तो कहाँ से चालू किया था, 7,7,925 का लॉस था 3 साल पहले, फिर 6,0,575 के 3 सालों में ट्रेडिंग लॉस हुए, फिर उसके बाद 2,04,000 के लॉस और एस्टिमेटेड है अगर कंपनी क्या हुई, लिक्विडेट हुई, तो 3,42,500 के लॉस है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये कंटिन्यू चलता है नीचे है ना, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, तो उसका हेडर क्या आता है, ये रिजर्व अकाउंट का क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट बढ़ाता है या लॉस कम करता है। तो आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस और आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस और रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा जाता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटीज एज ऑन नल, क्योंकि एज ऑन 31 मार्च 14 लॉस था उस दिन, तो प्रॉफिट होता तो इधर लिखते। दूसरा, फर्स्ट साइड में डिविडेंड आता है, इधर डिविडेंड नहीं आता है, ट्रेडिंग लॉसेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा उसकी जगह, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम 31 मार्च 14 टू 31 मार्च 17, 3 सालों में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर इधर आता है तुम्हारा नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, इधर आ जाएगा नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, फ्रॉम 31 मार्च 14 टू 31 मार्च 17 नल। कोई भी ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब स्पेकुलेशन प्रॉफिट है ऐसा कुछ नहीं हुआ। चौथा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब किसी भी एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू ज़्यादा नहीं है या लायबिलिटीज़ का वैल्यू कम नहीं है। तो अब मैं लिख सकता हूँ डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और अगर आपने सही किया होगा, अब क्या करना है देखो, मेरे को 342,500 दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट का टोटल 342,500 में से यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं डिडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कितनी होनी चाहिए, 342,500 होनी चाहिए। तो आप मैच करो कि आपका डेफिशिएंसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अकॉर्डिंग 342,500 अगर है तो ये सही है। तो रिकनसाइल करना है, तो पहले तो बना इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और उसके बाद हम लोगों ने बनाया लिस्ट एच, ये लिस्ट एच हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे इजी है पर कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे तो इजी है, मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ लेनी है वो अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी इजी है, बहुत इजी है। समझ में आया?
ये देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मतलब फर्स्ट और सेकंड अगर तुमने कर लिया ना तो तुम आ गया, तो तुम समझो तुमको लिस्ट एच का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार लगा देना। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले देखो ढंग से करना कैसे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट लिमिटेड। तो आपको एक तो बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फेयर और एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। विच वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2016, ये लिक्विडेशन डेट है। ठीक है। 3000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 80 पेड अप, ये पेड अप अमाउंट है। प्रेफरेंस शेयर में कॉल्स इन एरर है, ये पेड अप अमाउंट है। डिबेंचर हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज। उसके बाद मोर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये 80,000 जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग में, तो लैंड एंड बिल्डिंग बी में आएगा। क्रेडिटर्स दिए हुए और वेजेस आउटस्टैंडिंग है। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब प्रेफरेंशियल है। सेक्रेटरी का सैलरी आपका 500 आउटस्टैंडिंग है, कितना है 3000 का। मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी है, तो ये तो अनसिक्योर्ड में आएगा। उसके बाद एसेट्स में देखो लैंड एंड बिल्डिंग एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, ये बुक वैल्यू है। इसका मतलब अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूं कि रियलाइजेशन पे कितना प्रॉफिट लॉस है, तो इस पे 10,000 का प्रॉफिट है। प्लांट में 70,000 का लॉस एस्टिमेटेड है। टूल्स में 16,000 का लॉस एस्टिमेटेड है, ये सब लिस्ट एच में आएंगे। पेटेंट्स में 20,000 का लॉस एस्टिमेटेड है। स्टॉक में देखो 87 बुक वैल्यू है, 74 13,000 का क्या लॉस है। इन्वेस्टमेंट इन हैंड, इन्वेस्टमेंट इन हैंड ऑफ ए बैंक फॉर ए बैंक ओवरड्राफ्ट 170। बुक डेट्स, 2 मिनट ना, क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ चेंजेस है यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ ए बैंक, इन्वेस्टमेंट्स इन द हैंड ऑफ द बैंक फॉर एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 190। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है 190 का, सुन रहे हो। बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 190 का और उसके अगेंस्ट में आपके इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्लेस्ड है बैंक के पास में, जिसकी रियलाइजेशन वैल्यू कितनी 170। तो ये जो अमाउंट है ना वो किस में आएगा, तुम्हारा लिस्ट बी में आएगा। तो दो दो एसेट्स ऐसी जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, और एक तुम्हारे इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट प्लेस्ड है। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो लोन के अगेंस्ट प्लेस्ड है और इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बैंक ओवरड्राफ्ट। बुक डेट्स दिए हुए, मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट में भी लॉस है आपको। स्टॉक में 13 का लॉस है, इन्वेस्टमेंट में रियलाइजेशन लॉस है 10,000 का, और बुक डेट्स में 30,000 का रियलाइजेशन लॉस है। आगे देखो और क्या बोला इसके बाद में।
आगे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2011। अब ऊपर देखो बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 16 की है। बैलेंस शीट जो आपको दी हुई है वो कब की है, 31 मार्च 16 की है, ढंग से देखना। और ये बोल रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 2011 द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी शोड ए जनरल रिजर्व 40,000 accompanied by the debit balance to 25,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि आपको जो बेस दिया हुआ है लिस्ट एच बनाने के लिए, तो 31 दिसंबर 11 और लिक्विडेशन हो रहा है 31 दिसंबर 16, तो 12, 13, 14, 15, 16 कितने ईयर हो गए, 1 2 3 4 5 ईयर्स हो गए। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था, इस डेट पे तुम्हारे पास जनरल रिजर्व था 40,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था कितना, 25,000 का लॉस था। इसका मतलब मैं नेट ऑफ करूँ ना, तो नेट ऑफ करूँ तो तुम्हारे पास 31 दिसंबर 11 को 15,000 का प्रॉफिट था। मतलब 5 साल पहले नेट ऑफ करके देखे तो कंपनी को 15,000 का प्रॉफिट था, 40,000 के रिजर्व थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस था 15,000 का। ठीक है, अब क्या हुआ वो देखो, इन 5 सालों में क्या हुआ। इन 2012 मतलब ये पहला साल, यहाँ लिख देता हूँ मैं 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13, 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर 15 और ये 31 दिसंबर 16। इन 2012 द कंपनी मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो इस साल कंपनी को क्या हुआ, ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ 40,000 का एंड डिक्लेयर ए डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी। तो बेटा इक्विटी पे डिविडेंड देंगे तो प्रेफरेंस पे भी देना पड़ेगा ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो पहले साल में कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड भी दिया, प्रेफरेंस पे भी दिया और इक्विटी पे भी दिया। क्वेश्चन में बोला नहीं है प्रेफरेंस पे डिविडेंड दिया है, पर कॉमन सेंस क्या बोलता है कि इक्विटी पे कंपनी डिविडेंड देगी तो प्रेफरेंस पे भी देगी। तो कैपिटल देखो 95,000 का पेड अप अमाउंट है, तो 95,000 पे 6%, तो 5,700 का तो प्रेफरेंस पे डिविडेंड दिया और इक्विटी पे देखो कितना परसेंट है, 10% ऑन इक्विटी। 10% मतलब 2,40,000 पे 10% मतलब 24,000, विद द एजम्पशन कि 5 साल पहले भी पेड अप कैपिटल यही थी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो आज की पेड अप कैपिटल है वही 5 साल पहले रही होगी। उसके बाद देखो तो ये डिविडेंड हो गया। द कंपनी सफर ए लॉस ऑफ 1,09,000 बिसाइड लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर 40,000 ड्यूरिंग 13-14। तो ये तुम्हारा 13-14 दो साल में टोटल लॉस कितना हुआ, 1,09,000 का तो ट्रेडिंग लॉस हुआ, 1,09,000 का तो कंपनी को क्या हुआ, ट्रेडिंग लॉस हुआ और उसके अलावा 40,000 का क्या हुआ, स्टॉक लॉस हो गया। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ वापस देखो, द कंपनी सफर ए टोटल लॉस ऑफ 1,09,000 बिसाइड लॉस ऑफ स्टॉक फायर ड्यूरिंग 13, 14 एंड 15। ओके, 13, 14 एंड 15, 13, 14 और 15। ये कौन सा साल है, 2012, ये 2013, ये 14, ये 15 और ये 2016। तो ये कह रहे हैं कि साहब 12 में तो ये हुआ, 13, 13, 14, 15 में, इन 3 सालों में कंपनी को क्या हुआ, टोटल मिला के लॉस हुआ 1,09,000 का और 40,000 का उसके अलावा स्टॉक लॉस हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है पता है, फॉर 2016 अकाउंट वर नॉट मेड। मतलब मेरे को ये नहीं पता कि 2016 में मेरे को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और जब तक मेरे को ये नहीं पता होगा कि 2016 में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ तब तक मैं लिस्ट एच नहीं बना सकता। क्योंकि लिस्ट एच बनाने के लिए मेरे को ये जो 5 ईयर है ना, इन 5 ईयर में कितना डिविडेंड दिया, इन 5 ईयर का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, सब कुछ चाहिए। तो आपको लिस्ट एच बनाना है, तो लिस्ट एच बनाने से पहले क्या होगा,
अपने को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 2016 में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। तो क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि 2012 में ये हुआ, क्या हुआ, ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ एक तो, और कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड दिया, ये 2012 में हुआ। और उसके बाद तुमको बोला कि 13, 14, 15, 13, 14, 15 में कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ, स्टॉक लॉस भी हुआ, और 16 के अकाउंट्स बनाए नहीं, इसलिए हमको पता नहीं। तो अपने को 2016 का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो अभी तो फिलहाल इसमें अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊं तो मैं वही करूंगा, ये फॉर्मेट यहाँ से कॉपी करूंगा ताकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, किसके लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सी एसेट्स है जो लिस्ट बी में जाने वाली है, सोचो। पहले लिस्ट ए बना लेते हैं। तो जो मेरे साथ इन्वॉल्व है, ढंग से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी एसेट्स है बेटा, ये यहाँ से एक बार अपन हटा देते हैं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में एक तो लैंड एंड बिल्डिंग और एक इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों लिस्ट बी में जाएगी, बाकी सब कहाँ पे आएगी, लिस्ट ए में। हाँ, मेरे को इस टॉपिक में मज़ा आता है, मतलब अच्छा टॉपिक लगता है मेरे को ये। तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखना है, वो लिस्ट बी में जाएगा। तो उसके अलावा अगर मैं लिखूं तो मैं लिक्विडिटी फॉर्म में लिखूं तो बुक डेट्स, डेटर्स, एस्टिमेटेड वैल्यू लिखनी है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट लेना। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है, 60,000 है। डेटर्स एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 60 है। डेटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है मेरे को, स्टॉक में ले सकता हूँ लिस्ट ए में 74, हाँ 87 तो बुक वैल्यू बेटा। पेटेंट्स ले सकते हो, पेटेंट्स 30,000। टूल्स ले सकते हो, ये इसका रियलाइजेशन वैल्यू 4,000 है ओनली। टूल्स के बाद में प्लांट ले सकते हो, प्लांट 130। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताओ, कॉल्स एंड एरियर। प्रेफरेंस शेयर पे कॉल्स एंड एरियर है 5,000 का, तो मैं ये मान रहा हूँ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेमेंट कर देंगे विद द एजम्पशन की कॉल्स एंड एरियर का पेमेंट हो जाएगा 5,000। तो लिस्ट ए में मैंने दो चीज़ें छोड़ दी, लैंड एंड बिल्डिंग क्योंकि उस पर लोन सिक्योर था, और एक इन्वेस्टमेंट जिस पे बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर था। तो 60,000 प्लस 74 प्लस 30 प्लस 4,000 प्लस 1,30,000 प्लस 5,000, 3,03,000। तो लिस्ट ए के अकॉर्डिंग जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है उनका रियलाइजेशन वैल्यू 3,03,000 है। लिस्ट बी इंटरेस्टिंग है। लिस्ट बी में एक तो मैं लिख देता हूँ, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और एक लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइजेशन वैल्यू देखो 130, और इन्वेस्टमेंट का रियलाइजेशन वैल्यू है 170। और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में कौन सिक्योर्ड है, मॉर्गेज लोन। ऊपर देखो जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं 80,000, इसका मतलब 130 में से 80 पेमेंट करने के बाद, 130 में से 80 पेमेंट करने के बाद 50,000 का क्या होगा, सरप्लस बच जाएगा, ये बाहर जाएगा। और इन्वेस्टमेंट है 170 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 190, तो 20,000 डेफिशिएंसी है। तो आप ये 20,000 की डेफिशिएंसी 50,000 के सरप्लस से मत एडजस्ट कर देना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो सिक्योर्ड है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट इन्वेस्टमेंट से ही होगा। तो 170 के इन्वेस्टमेंट है, 190 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब ये 20,000 डेफिशिएंसी है जो अनसिक्योर्ड है। तो यहाँ पे बेटा एस्टिमेटेड सरप्लस एज पर लिस्ट बी कितना आएगा, 50,000। तो बस 3,03,000, 33 प्लस 50। जिसको फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना अच्छे से, तो आप समझ सकते हो कि आपको आ गया मतलब। चलिए सर, अब अगला क्या बनाते हैं हम लोग, ये अमाउंट यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए अपन एक बार हटा देते हैं। यार
एक बार फॉर्मेट बनाने के बाद तो इजी हो जाता है वैसे भी। ठीक है। और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसिड नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसिड नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड देखो कितनी है, 130 और 170, 130 170 2 लाख 3 लाख और अदर 3 लाख 3,000, तो टोटल हो गया 6,03,000। ग्रॉस एसेट्स 3 लाख 6,03,000। सिक्योर्ड एज पर लिस्ट बी, सिक्योर्ड कितना है देखो, सिक्योर्ड बताओ 80 पूरा सिक्योर्ड है। देखो लिस्ट बी का थर्ड कॉलम देख रहे हो क्या, लिस्ट बी का थर्ड कॉलम, अच्छा मैं आ रहा हूँ, दिख रहा है अभी, देखो लैंड एंड बिल्डिंग लोन 80,000 पूरा सिक्योर्ड है, पर बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना वो 190 में से 20 अनसिक्योर्ड है, मतलब 170 सिक्योर्ड है। तो 80,000 का ओवर लोन सिक्योर्ड है, पर 1,70,000 का ही ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे 250 आएगा, उतना ही आएगा जितना सिक्योर्ड है, और ये आउटर कॉलम में नहीं आएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में देखो वेजेस, वेजेस कितना है 20,000, पता नहीं ये कितने महीने कितने वर्कर का है, पर मैं सारा वेजेस प्रेफरेंशियल ले रहा हूँ। और यहाँ पे सेक्रेटरी जो एम्प्लॉय है, सेक्रेटरी जो एम्प्लॉय है 500 पर मंथ के हिसाब से 4 महीने के ले सकते हो ना, तो ये तो 3,000 है, दिख रहा है तुमको, सेक्रेटरी का सैलरी देखो 3,000, इसका मतलब 3,000 डिवाइड बाय 500 पर मंथ करें तो 6 महीने की सेक्रेटरी की सैलरी बाकी है, पर 4 मंथ का ही प्रेफरेंशियल होता है ना, तो सेक्रेटरी की सैलरी 500 इंटू 4 मतलब 2,000 ही प्रेफरेंशियल है, तो बचा हुआ जो 1,000 वो अनसिक्योर्ड है, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल 22 आएगा। ठीक है, तो ये 22 दोनों साइड आ गया। अब क्या बोलोगे, 353 माइनस 22,000, तो यहाँ पे आ गया 331। नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। चलो बच्चों इसको यहाँ से हटा देते हैं अपन। देखो क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज है क्या, हाँ इसमें इंटरेस्ट का भी कुछ प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट पेड अप टू कहाँ तक है देखो, 5% डिबेंचर है 1 लाख रुपीज़ के, तो और इस पे इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है 30 जून तक, और हमारा 31 दिसंबर को लिक्विडेशन हो रहा है, मतलब 6 महीने का डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज में एक तो डिबेंचर आ जाएंगे और एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। तो डिबेंचर 1 लाख रुपीज़ है और इंटरेस्ट देखो 1 लाख रुपीज़ पे क्या रेट थी भूल गया, 5% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, इंटरेस्ट 6 मंथ का 2,500, तो ये 1,02,500 और इधर भी 1,02,500 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पेमेंट करने के बाद कितना बचेगा वो देख लो। तो अपने पास इससे पहले अवेलेबल था 331, तो 331 में से 1,02,500 माइनस कर दो, 228,500 बच गया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में एक तो क्रेडिटर्स है 265,500, एक सेक्रेटरी का सैलरी
सेक्रेटरी का सैलरी टोटल आउटस्टैंडिंग 3000 है और 3000 में से प्रेफरेंशियल कितना लिया था, 2 ही लिया था ना। तो ये सेक्रेटरी का सैलरी भी क्या हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया। एक तुम्हारा ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लिस्ट बी में देखो 190 का ओवरड्राफ्ट था, पर उसमें से पेमेंट 170 ही सिक्योर्ड माना अपन ने, तो 20,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर्ड है। क्या क्या है देखो, क्रेडिटर्स ले लिया, वेजेस तो प्रेफरेंशियल में हो गया, सेक्रेटरी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी भी अनसिक्योर्ड है। तो डायरेक्टर का सैलरी और कुछ है क्या, देखो बस टोटल मार लो कितना हो गया, 265,500 के तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्लस 1000 का सेक्रेटरी का सैलरी, प्लस 20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस 6,000, 292,500 माइनस कर दो 228,500 में से, 228,500 में से माइनस करो 292,500, 64,000 की डेफिशिएंसी है। तो एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 64,000, और ये मैच होना चाहिए ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लायबिलिटीज से। तो ग्रॉस एसेट्स तो 6,03,000 दिख रहा है, लायबिलिटीज का टोटल मारो 250 सिक्योर्ड है। देखो बेटा 22,000 क्या है, प्रेफरेंशियल है, 1,02,500 डिबेंचर्स हैं, और अनसिक्योर्ड कितने थे अपने 292,500। तो ये आ रहा है 6,67,000 और माइनस 6,03,000, तो 64,000 की डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ये लायबिलिटीज ज़्यादा है। और अब प्रेफरेंशियल कैपिटल है यहाँ पे, देखो कितनी प्रेफरेंशियल कैपिटल है, प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख है, और इक्विटी का देख लो अमाउंट कॉल्ड अप कितना है 240, क्योंकि जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप पेमेंट करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर में पेड अप 95 था ना, उसमें से फिर 5,000 का कॉल्स इन एरर आपने ले लिया था, लिस्ट ए में कि आएगा। तो 95 प्लस 5, 95 पहले दे चुके, 5 अब देंगे तो 1 लाख हो गया ना। तो 64,000 की डेफिशिएंसी प्लस 340 कैपिटल, तो डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच आनी चाहिए 4,04,000। लिस्ट एच बनाओगे तो 4,04,000 की क्या होगी, डेफिशिएंसी आएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये जो अपन ने किया, ये बनाया अपन ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब लिस्ट एच बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लिस्ट एच बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि 2016 में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ पता नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सोचो क्या करेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, 31 दिसंबर 2016 की बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 16 बनाऊंगा ना, तो मेरे को उस डेट तक का लॉस पता चल जाएगा कि भाई इस डेट तक का लॉस कितना है। फिर मैं क्या करूंगा पता है, समझ रहे हो, मैं इस डेट की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस डेट तक का लॉस पता चल जाएगा टोटल कितना है। फिर तुमको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के बीच में फर्स्ट ईयर और अगले 3 साल का प्रॉफिट लॉस दिया, तो मैं बैलेंस करके क्या कर सकता हूँ, चौथे साल का प्रॉफिट लॉस या 5वें साल का प्रॉफिट लॉस निकाल सकता हूँ। समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ, पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस शीट में ध्यान रखना हमेशा बुक वैल्यूज आती हैं।
तो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? ताकि मेरे को इस डेट तक का टोटल लॉस पता चल जाए। तो इक्विटी कैपिटल कितनी है? 240। बहुत बढ़िया। इक्विटी 2,40,000, प्रेफरेंशियल 95, क्योंकि 5,000 का जो कॉल इन एरर है ना, वो तो हमने लिक्विडेशन प्रोसेस में मंगवाया है। 5% डिवेंचर 1 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इस डेट तक का 2500, ये तुम्हारा डिवेंचर हो गया। लोन जो लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट सिक्योर्ड है 80,000। क्रेडिटर्स 265,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी सेक्रेटरी का 3,000, और मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये बैलेंस शीट का हो गया तुम्हारा लाइबिलिटीज साइड। लैंड एंड बिल्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू मत उठा लेना, बुक वैल्यू उठाना 120। प्लांट 2 लाख। टूल्स 20,000। पेटेंट्स 50,000। स्टॉक 87। इन्वेस्टमेंट 180। और लाइबिलिटीज साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट और आएगा 190 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। डेटर्स 90,000, 90,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 16 बैलेंस कर लेते हैं, तो इस डेट तक का टोटल लॉस आ जाएगा 240 प्लस 95 प्लस 1,02,500। लाइबिलिटी साइड का टोटल कर रहा हूँ मैं, प्लस 80,000 प्लस 265,500 प्लस 23,000 प्लस 6,000 प्लस 190 का ओवरड्राफ्ट जो सिक्योर्ड है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है 1,00,2,000, मतलब 10,02,000। अब इसमें से माइनस कर दो 120 माइनस 220, 270 माइनस 87 का स्टॉक और माइनस इन्वेस्टमेंट और डेटर 270। तो यहाँ पे 2,55,000 का क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। मतलब जब कंपनी लिक्विडेट हो रही थी ना, तो उससे पहले कंपनी का जो लॉस आ रहा था ना, वो कितना आ रहा था? लॉस टोटल मिला के 2,55,000 का लॉस आ रहा है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये हमारे हो गए पार्ट। अब मेरे को यहाँ पता चल गया कि 2,55,000 का क्या लॉस है, और यहाँ पे कंपनी को 15,000 का क्या था? प्रॉफिट था। अब समझो, कंपनी को 15,000 का प्रॉफिट का बैलेंस था। फिर फर्स्ट ईयर में कंपनी को क्या हुआ? 40,000 का प्रॉफिट हुआ। उसमें से कंपनी ने डिविडेंड दे दिए 5,700 का और 24,000 का डिविडेंड दे दिया। ठीक है। फिर यहाँ पे कंपनी को 1,09,000 का लॉस हुआ और 40,000 का स्टॉक लॉस हुआ। तो सोचो, 15,000 का प्रॉफिट था कंपनी को कितने साल पहले? 1, 2, 3, 4, 5 साल पहले 15,000 का प्रॉफिट था। फिर अगले साल क्या हुआ? 40,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये 55 हो गया। फिर इसमें से 5,700
5700 और 24,000 का डिविडेंड दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस ईयर एंड तक कंपनी का प्रॉफिट, अभी भी प्रॉफिट था। कितना प्रॉफिट था? 25,300। फिर इसमें से 1,09,000 का लॉस हो गया और स्टॉक लॉस हो गया 40,000 का। मतलब यहाँ तक जो लॉस था ना, यहाँ तक जो लॉस था वो 123,700 हो गया। और इस साल में कितना लॉस हुआ कि ये लॉस 155 हो गया। तो आप क्या करो, इसमें से देखो 2,55,000 का लॉस हो गया ये। इसका मतलब इस ईयर में 131,300 का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो 2016 में कंपनी को 1,31,300 का क्या हुआ? लॉस हुआ। और मैं क्या कर सकता हूं पता है? इसके लिए रिजर्व अकाउंट भी बना सकता हूं। अब जैसे मैं रिजर्व अकाउंट बनाऊं, समझो कहां से कहां तक का बना रहा हूं पता है? अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। मैं रिजर्व अकाउंट बना रहा हूं 31 दिसंबर 11 से 31 दिसंबर 16। 12, 13, 14, 15, 16, 5 साल का रिजर्व अकाउंट है। और 5 साल पहले कंपनी को प्रॉफिट था, बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 का प्रॉफिट था। कहाँ से आया? 40,000 का रिजर्व माइनस 25,000 का पीएनएल। ठीक है। और मेरे को यहाँ पे पता है कि 5 साल बाद कंपनी को लॉस है। लॉस मतलब डेबिट, क्लोजिंग, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, पर क्लोजिंग डेबिट बैलेंस अभी अपन ने निकाला बैलेंस शीट से कितना है? 2,55,000 है। जिसकी अक्ल काम कर रही हो सोचो, जो कॉन्सेंट्रेटेड है कि 5 साल के पहले कंपनी को प्रॉफिट था 15,000 का, फिर 5 साल के बाद टोटल लॉस कितना हो गया? 255 हो गया। तो बस ये 5 साल का प्रॉफिट लॉस ही तो लिखना है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ 40,000 का, जिसमें से कंपनी ने क्या किया? डिविडेंड दे दिया। कितना डिविडेंड दिया बताओ? कंपनी ने डिविडेंड दिया 5700 तो प्रेफरेंस शेयर पे और 24,000 इक्विटी पे। तो 5700 प्लस 24,000 इक्विटी पे डिविडेंड देगी तो प्रेफरेंस पे देना ही पड़ेगा ना। 29,700 का क्या हुआ? डिविडेंड दे दिया। फिर कंपनी को लॉस हुआ, नेट लॉस। कौन कौन से सालों में? 2013, 14 और 15 में लॉस हुआ 1,09,000 का। फिर कंपनी को स्टॉक लॉस हुआ कितना? 40,000 का। बस बैलेंस कर लो, इधर आएगा तो प्रॉफिट हुआ और इधर आएगा तो लॉस हुआ। तो यहाँ पे बैलेंस करोगे तो लॉस आ जाएगा 2016 का बैलेंसिंग फिगर। और ये अपन ने कैलकुलेट किया था 131,300 का क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी ऐसा होगा ना, जब भी कभी ऐसा होगा कि आपको बीच में से किसी ईयर का प्रॉफिट लॉस गायब है, तो तुमको पहले तो क्या होगा पता है? तुमको पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ताकि लिक्विडेशन डेट, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आएगी, ताकि लिक्विडेशन डेट तक का लॉस पता चल जाए। और फिर आपको बनाना पड़ेगा रिजर्व अकाउंट। तो 5 साल पहले ये बैलेंस था और 5 साल के बाद ये बैलेंस अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो बीच में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो 5 ईयर का आएगा। वेट, तो ये फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये तुम्हारे को अगले 3 साल में क्या हुआ? अगले 3 ईयर में लॉस हुआ। और ये बैलेंसिंग फिगर पता चल गया कि लॉस हुआ। अभी डेबिट में तो लॉस ही बचेगा, क्रेडिट में बचता तो प्रॉफिट। अब मैं इसको यूज करके क्या बना सकता हूँ? लिस्ट एच बना सकता हूँ। तो अब अगर यहाँ पे मैं लिस्ट एच बनाऊं, लिस्ट एच या डेफिशिएंसी अकाउंट, तो जिसको फॉर्मेट याद हो, नहीं हो तो याद कर लो। ठीक है, बैटरी डाउन हो रही, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो अपन अटेम्प्ट कर ही सकते हैं ना। तो हेडर क्या आता है? सोचो, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू,
ये क्या डेबिट साइड है ना, तो आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू, चलो आइटम्स बताओ मेरे को क्या लिखते हैं इधर, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी और रिड्यूसिंग सरप्लस। इसमें वो आइटम आएंगे जो कि लॉस को बढ़ाते हैं या सरप्लस को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे लिखते हैं ना डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ लॉस का बैलेंस ब्रॉट डाउन करने की जगह क्या लिखते हैं यहाँ पे, लॉस एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स एज ऑन 31 दिसंबर 11, क्योंकि इसमें बेस डेट 11 है, निल। क्यों निल लिखा, क्योंकि 5 साल पहले यहाँ पे लॉस नहीं था, प्रॉफिट था। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर 4 चीज़ें लिखनी होती है, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड के बाद क्या लिखते हैं बताओ, डिविडेंड, डिविडेंड के बाद में ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट के बाद में नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट, फिर नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट के बाद में एस्टिमेटेड लॉसेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिविडेंड पेड फ्रॉम 31 दिसंबर 11 टू 31 दिसंबर कौन सा है 16, डिविडेंड पेड फ्रॉम 31 दिसंबर, डिविडेंड पेड फ्रॉम 31 दिसंबर टू 31 16, तो एक साल में डिविडेंड दिया था, 2012 में डिविडेंड दिया। 2012 में एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड था 5700 मेरे को याद है, और इक्विटी डिविडेंड 24, तो 29,700 का कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड दिया, ठीक है। फिर थर्ड क्या लिखते हैं बताओ, ट्रेडिंग लॉसेस फ्रॉम 31 दिसंबर 11 टू 31 दिसंबर 16, तो ट्रेडिंग लॉसेस कहाँ कहाँ हुए थे बताओ, ये लिखा हुआ था 12 में प्रॉफिट हुआ था, बाकी 13, 14, 15, 16 में क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ट्रेडिंग लॉसेस 2012, 13 नहीं 12 नहीं 2013, 14 और 15 में लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था देखो, 1,09,000 का। और 2016 में हम लोगों ने लॉस कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में, ये जो रिजर्व अकाउंट बनाया था जिसमें आया था ना 131,300, ये रहा, तो 131,300 का लॉस था, तो 1,09,000 प्लस 131,300, तो 240,300 का लॉस हुआ। ट्रेडिंग लॉस के बाद बताओ क्या लिखते हो, नॉन ट्रेडिंग लॉस, नॉट एडजस्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो नॉन ट्रेडिंग लॉस में एक था स्टॉक लॉस हुआ था 40,000 का, और 5 हुआ एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो जो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या जो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है वो लिखना है, तो उसके लिए बैलेंस शीट के अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको अपन थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ मैं ना, इसको ऊपर लाते हैं ताकि थोड़ा मूवमेंट कम हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कॉम्प्लिकेटेड है। चलो बेटा,
एस्टिमेटेड लॉसेस नाउ रिटर्न ऑफ में एक एक ले लेते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग, अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो लैंड एंड बिल्डिंग में तो प्रॉफिट है, तो ये तो लॉस वाला साइड है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा. और प्लांट में लॉस है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 2 लाख माइनस 130. प्लांट में 70 का लॉस है. टूल्स में 16,000 का एस्टिमेटेड लॉस है. पेटेंट्स में 20,000 का क्या एस्टिमेटेड लॉस है. स्टॉक में 13,000 का एस्टिमेटेड लॉस है. इन्वेस्टमेंट में 10,000, मैं सिर्फ देख देख के लिख रहा हूँ, कुछ नहीं, जो पहले मैंने लिखा था 10,000 का लॉस है. और डेटर्स में लॉस है 30,000 का. तो 70 प्लस 16 86,000 प्लस 23,000 प्लस 40,000, बस. तो 149. कोई ऐसी लाइबिलिटीज तो है ही नहीं जो अनरिकॉर्डेड है और पेमेंट करनी पड़ रही है, तो 149 का ये एस्टिमेटेड लॉस है. ठीक है, तो यहाँ से मैं टोटल कर रहा हूँ. डिविडेंड पेड 29,700 प्लस 24300 प्लस 40,000 का स्टॉक लॉस प्लस 149 का अब एस्टिमेटेड लॉस है 4,59,000. और अब बी पार्ट बनाएंगे. बी पार्ट मेरे को कैसे विजुलाइज होता है पता है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्रेडिट साइड है. तो यहाँ पे हेडिंग लिखा जाता है आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस और रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी. अब सबसे पहले जैसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं ना, तो प्रॉफिट है मतलब आपकी एसेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या आती है, एक्सेस ऑफ, बताओ मेरे को, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 11. तो उसमें अपने को बोला था कि 40,000 के तो रिजर्व थे, 40,000 का रिजर्व और 25,000 का लॉस था पीएनएल में, तो नेट अपन लिख सकते हैं 15,000. फिर सेकंड, उधर डिविडेंड आता है, इधर डिविडेंड आता ही नहीं है. ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम 31 दिसंबर 11 से लेके, तो एक ही साल में प्रॉफिट हुआ था. ट्रेडिंग प्रॉफिट 2012 में हुआ था, पहले साल में. कितना प्रॉफिट था, ऐसा वर्किंग नोट बनाओगे तो और इजी रहेगा. 40,000 का ट्रेडिंग प्रॉफिट था. तीसरा, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, कोई ऐसा स्पेकुलेशन प्रॉफिट जो पीएनएल में नहीं लिया हो, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है. और अगला यहाँ पे लेना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो, और याद हो तो एक एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा था लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग में 120 बुक वैल्यू एस्टिमेटेड टू रियलाइज 130 है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. बस नेट ऑफ कर दो, तो आप माइनस कर दो इसमें से 459 में से 459 में से 4,59,000 माइनस 15,000 माइनस 40,000 और माइनस 10,000. 10,000 का कोई डिफरेंस है क्या? सेवनटीन 60 20 13 10 डेटस में 30 टोटल गलत है क्या?
70 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 40 159। तो ये 469 हो गया। 469 में से माइनस करो, 4,69,000 माइनस 5565, 4,04,000। तो यहाँ लिख दूंगा मैं डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 4,04,000, और ये अपना मैच करेगा। तो कंप्लीट क्वेश्चन एकदम। तो इसमें सबसे पहले तो तुमको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद लिस्ट एच बनाने के लिए तुमको पहले बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। कहाँ गई बैलेंस शीट? ऐसा जिससे तुमको लिक्विडेशन डेट तक का टोटल प्रॉफिट लॉस पता चल जाए। फिर उसके बाद मिसिंग, वो जो ईयर का जो प्रॉफिट मिसिंग है ना, वो फाइंड आउट करने के लिए तुमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 ईयर का रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका ओपनिंग क्लोजिंग पता है। तो रिजर्व अकाउंट में ध्यान रखना, डेबिट साइड लॉस होता है, तो डेबिट में बचेगा तो लॉस और क्रेडिट में बचेगा तो प्रॉफिट है। और क्वेश्चन पढ़ते वक्त ऐसा डायग्राम जरूर बना लेना चाहिए ताकि पता रहे कि क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना लिस्ट एच बनाना है। ये लिस्ट एच नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे तो ये क्वेश्चन क्या होगा, अटेम्प्ट होगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस पर बेस कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। 4th मैंने करा दिया शायद। 5th नहीं करना है, 6th भी नहीं करना है, 7th नहीं करना, 8 भी नहीं, 9th नहीं करना। आप करोगे क्वेश्चन नंबर 10th। होमवर्क लिख लो बेटा, होमवर्क करना है। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 10th करोगे, ठीक है। इसमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको सिर्फ। इलेवेंथ नहीं करोगे, 11th नहीं होगा। एग्ज़ाम क्वेश्चंस में देखता हूँ कौन कौन से तुम कर सकते हो। ये नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 भी नहीं, 19 नहीं, 20 भी नहीं, 21 नहीं, 22 करोगे। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट निकालना है सिर्फ, तो 22 करना है। ट्वेंटी 23 नहीं होगा, 24 भी नहीं, 25 नहीं, 26 भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 27th। तो 27th करना है आपको। 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे ही जैसा मैंने अभी किया ना क्वेश्चन, बिल्कुल वही है। तो इसमें क्या होगा, तुमको एक तो बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये एक बनाना डेफिशिएंसी अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनाना ही है। डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, फिर रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी किया ना वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 अगर तुम लोगों ने कर लिया ना तो तुमको समझना कि यहाँ तक जितना पढ़ा है उतना आ गया। तो 27 खुद से अटेम्प्ट करना। 28 नहीं करोगे अभी, 29 नहीं, 32 करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 करोगे,
ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है, इसमें भी वही है। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, फिर तुमको बैलेंस शीट बना के लिक्विडेशन डेट तक का लॉस निकालना पड़ेगा, फिर रिजर्व अकाउंट बना के फिर तुमको ये बनाना पड़ेगा। 32 करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 33 करना है। 33 करना है, होमवर्क है। 34 नहीं करना है, 35 नहीं करना है, 36 नहीं करना है, 37 नहीं करना है, 38 नहीं होगा, 38 नहीं करना है, 39 नहीं करना है, 40 भी नहीं करना है, 41 नहीं, 42 भी नहीं करना है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन मैंने बोले ना वो आपको करना है होमवर्क में। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट पढ़ा दिया, लिस्ट एच बता दी, और बीच में बैलेंस शीट और रिजर्व अकाउंट बनाना और वो सब बता दिया। तो ये अगर इतना हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि अपना हाफ लिक्विडेशन कंप्लीट हो गया, मतलब लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अपने को लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेना है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो होमवर्क बोला बेटा खुद से कंप्लीट करना है ना। चलो भाई, ढंग से पढ़ना है ना। चलो बाय बाय, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।